सदियों से भूत प्रेत और पिशाच का विषय इंसान के लिए बड़ा रहस्यमय रहा है। कहते हैं कि धरती पर इन सब की वजूद सदियों से है। सदियों से इंसान इन सब की कहानियां और दंत कथाएं अपने पूर्वजों से सुनता चला आ रहा है। मेरा नाम एकलव्य है। मेरी आयु 70 वर्ष के आसपास हो चुकी है। मेरा बचपन गांव में बीता है। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी रात के वक्त सोने से पहले मुझे अक्सर एक पिशाचनी की कहानी सुनाया करती थी। उस पिशाचनी की कहानी सुनकर मैं डरकर अपनी दादी से लिपट कर सो जाता था। बड़े होने पर मुझे वो कहानी एक मजाक लगने लगी। मैं अब 20 वर्ष का हो चुका था। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। मैंने 12वीं क्लास की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। मैं स्कूल की छुट्टियां कुछ दिन मामा जी के गांव में बिताना चाहता था, जो एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी इलाके में घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। मेरे गांव में मामा जी का घर कुल 200 किलोमीटर दूर था। मैंने वहां जाने के लिए अपने जिगरी दोस्त राजन को तैयार कर लिया। राजन मेरे साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। मामा के घर जाने से एक रात पहले मैं बहुत ज्यादा खुश था। उस जमाने में मामा के घर जाने की खुशी ऐसे हुआ करती थी जैसे आज की दौर में किसी हिल स्टेशन पर जाने में हुआ करती है। मेरे हंसते और खिलखिलाते हुए चेहरे को दादी बहुत गौर से देख रही थी। दादी को अपनी ओर इस तरह गौर से देखता देख मैं मुस्कुराते हुए दादी से बोला, क्या हुआ दादी? बहुत देर से देख रहा हूँ, आप मुझे बहुत गौर से देख रही हैं। दादी ने मेरी बात का जवाब बड़ी गंभीरता से दिया। तुझे याद है जब तू छोटा था मैं तुझे एक पिशाचनी की कहानी सुनाया करती थी? अपनी दादी की बात सुनकर मैं हंसता हुआ बोला, हाँ दादी, याद है, अच्छी तरह से याद है। उस वक्त मुझे वो कहानी सच्ची लग रही थी, लेकिन अब मैं 20 साल का हो चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कहानी केवल आप मुझे डराने के लिए सुनाया करती थी, ताकि मैं डर के सो जाऊं। नहीं एकलव्य, जिस पिशाचनी की कहानी मैं तुझे सुनाया करती थी वो कहानी सच्ची है बेटा। तू शायद नहीं जानता, मेरा बचपन उसी गांव में बीता है जहां तेरा राम मामा रहता है। जाने से पहले मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लेना कि अपने मामा के घर भूले से भी रात के वक्त खेतों की ओर मत जाना। दादी की बात सुनकर मैं उनके चेहरे को गौर से देखने लगा। मैंने उनकी आंखों में दहशत और खौफ के साए लहराते हुए देखे। मैं चुपचाप उनके कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन राजन ट्रेन आने के आधे घंटे पहले ही मेरे घर पर आ गया। हम दोनों अपने घर से निकलने ही वाले थे कि तभी मेरी दादी ने मुझे एक बार फिर बुलाया और फिर से उन्होंने रात वाली बात दोहराई। मैंने उनकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और खामोशी से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैं दादी की सारी बातों को भूल गया। 3 घंटे बाद मैं और राजन मामा जी के घर उनके साथ साथ गप्पे लड़ा रहे थे। राजन को मामा जी का गांव बहुत पसंद आया था। कुछ दिन हम दोनों को मौज मस्ती करते हुए कब गुजर गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन वो रात भी आई जिसे याद करके आज भी मेरी नींद उड़ जाती है, जिसके बारे में सोचते हुए आज भी मेरे डर और दहशत से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात बेहद खतरनाक कोहरा छाया हुआ था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। अचानक मामा जी को तेज बुखार चढ़ गया। ये देखकर मामी बेहद परेशान हो गईं। मैं भागता हुआ पड़ोस के डॉक्टर चाचा को बुला लाया। डॉक्टर चाचा ने बताया कि मामा जी को सर्दी का असर हो गया है। वे कुछ दिनों तक अब खेतों पर काम पर नहीं जा सकते। वो कुछ दवाइयां देकर चले गए। मामा जी दवाई खाकर गहरी नींद में सो गए। शायद डॉक्टर चाचा ने दवाई में नींद की दवा भी दे दी थी। मैंने देखा मामी अपनी मोटी शॉल ओढ़कर मामा जी की लाठी पकड़कर आधी रात के वक्त बाहर की ओर जाने लगी। उन्हें अकेले बाहर जाता देख मैंने उनसे पूछा, आप इतनी रात में कहाँ जा रही हैं? बेटा फसल तैयार खड़ी हुई है। यहाँ जंगली जानवर अक्सर फसल को बर्बाद कर देते हैं। खेतों की रखवाली करना बहुत जरूरी है। तेरे मामा जी को बुखार है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मामी की बात सुनकर मैं अपने दोस्त राजन की ओर देखने लगा। सच तो ये था कि मुझे और राजन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हम दोनों के होते हुए मामी अकेले खेतों में रखवाली करने के लिए जाएं। मैंने मामी जी को जाने से रोक दिया और आज की रात खुद खेत में रखवाली करने की जिद करने लगा।
मामी ने मुझे बहुत मना किया, मगर मैं उनकी पूरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। थक हार कर मामी ने बहुत आहिस्ता से मेरे कान में कहा, नहीं एकलव्य, हमारा खेत जंगल के बीच में पड़ता है। तुम उस जंगल से अनजान हो। आधी रात के बाद कड़कड़ाती ठंड में वो निकलती है जो जवान मर्दों का खून पी जाती है। मामी की बात सुनकर मैं मामी को हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। सच तो ये था कि मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से ही यही कहानी अपनी दादी की जुबान से सुनता हुआ चला आ रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए मामी की ओर देखकर कहा, अरे मामी, ये सब बकवास बातें होती है। पहले के लोग इस तरह की कहानियां केवल बच्चों को डराने के लिए सुनाया करते थे। मामी कुछ बोलती, मगर मैंने उन्हें इससे पहले कुछ भी बोलने से रोक दिया। मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर मामी 2 लहसुन की माला देकर मुझे भेजने के लिए आखिरकार राजी हो गई। मैं और राजन मामा जी की खेत की रखवाली करने के लिए निकल गए। हम दोनों आधी रात के वक्त एक मोटा कंबल ओढ़े हुए टॉर्च लेकर खेतों की ओर पैदल चले जा रहे थे। पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के वक्त सर्दी इतनी ज्यादा थी कि एक भी कुत्ता भौंकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आधे घंटे पैदल चलने के बाद हम दोनों घने जंगल से होते हुए अपने खेतों की ओर तेज तेज कदमों से चले जा रहे थे। रात के वक्त जंगली जानवरों की आवाजें शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। हम दोनों जवान थे और शायद थोड़े निडर भी। आधा रास्ता पहुंचकर मैंने वो लहसुन की मालाएं जंगल में ही फेंक दी। ये क्या किया तूने? तेरी मामी ने तो। अरे ये सब बकवास है, अब चल यार। करीब 1 घंटे बाद हम दोनों मामा जी की खेत में बनी हुई झोपड़ी के बाहर आग जलाए हुए बैठ गए। हम दोनों को बैठे हुए वहां कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेजी से निकलकर खेतों की तरफ गया हो। वो जो कोई भी था, मैंने उसकी अजीब सी गंध महसूस की। मैं तुरंत खड़ा होकर टॉर्च की लाइट इधर उधर घुमाने लगा, मगर मुझे सन्नाटे के अलावा कोई भी नजर नहीं आया। मुझे इस तरह से करता देख राजन मुझसे बोला, क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत तेजी से निकलकर खेतों की ओर गया हो और एक अजीब सी गंध मेरी नाक में भी टकराई। अरे तुझे कोई वहम हुआ होगा। नहीं राजन, कोई तो खेत के अंदर घुसा है। मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। कहीं कोई जंगली जानवर तो खेतों में तो नहीं घुस गया? पागल हो गया है क्या? तेरी मामी ने चलते वक्त 1 नहीं 10 बार बोला था कि लहसुन की माला पहने रहना, जलती हुई आग से दूर मत जाना। मालाएं तो तूने रास्ते में ही फेंक दी, अब आग के सामने से हटने को भी बोल रहा है। अरे तू इन बातों को मानता है? मैंने इतना बोला ही था कि तभी हम दोनों के कानों में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज टकराई। राजन जो कि अब तक बैठा हुआ था, पंखों की फड़फड़ाहट सुनकर चौंक कर तुरंत ऊपर खड़ा हो गया। वो भी अपनी टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखते हुए कपकपाती आवाज में बोला, ये कौन सा पक्षी था यार जो इतनी तेजी के साथ उड़ गया है? मैंने उसकी बहुत बड़ी परछाई देखी। ये तो हमें खेत के अंदर जाकर ही पता लगेगा। इतना कहकर मैं खेत के अंदर चला गया। राजन चिल्लाकर बोला, हमें आगे दूर नहीं जाना चाहिए। राजन की बात सुनकर मैं खेत से बाहर निकलकर बोला, तू पागल हो गया है, चल जल्दी से इधर आजा, डरपोक कहीं का। मेरे कहने पर वो बेचारा उठकर मेरी ओर आ ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक बेहद लंबी और चौड़ी इंसान के आकार की एक चमगादड़ उड़ती हुई राजन के बगल में आकर खड़ी हो गई। उस चमगादड़ को देखकर राजन के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। कड़कड़ाती हुई सर्दी में मेरा शरीर पसीने से नहा गया। कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने वो चमगादड़ राजन की गर्दन को दबोचकर उड़ती हुई खेत के अंदर ले गई। मैं पागलों की तरह खेत के अंदर भागने लगा। कुछ ही सेकंड में राजन की दिल दहला देने वाली चीख मेरे कानों से टकराई। मैं चीख की दिशा की ओर तेजी से भागने लगा। अचानक भागते कदम रुक गए। मैंने देखा कि एक बेहद भयानक चेहरे वाली पिशाचनी, जिसके लंबे और पैने दांत बाहर निकले हुए थे, वो राजन के शरीर के मांस को नोच नोच कर खा रही थी। उसे देखकर मेरी सांस हलक से अटक गई। मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। मेरा दोस्त मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उस पिशाचनी ने राजन के शरीर की एक एक बूंद निचोड़ ली थी।
अचानक वो पिशाचनी मेरी और खूंखार नजरों से देखने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। तभी वो मेरी और बेहद फुर्ती से बढ़ने लगी कि अचानक वो पीछे उछलकर गिर पड़ी और अजीब सी आवाज में चीखती हुई पेड़ से जा टकराई। मैंने देखा मेरे बगल में मेरी मामी हाथों में लहसुन की माला लिए हुए खड़ी हुई थी। वो चीखती हुई बोली, यहाँ से भाग जा एकलव्य, नहीं तो तुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन आप। मेरी चिंता मत कर, पिशाचनी को जवान मर्द का मांस और खून ज्यादा पसंद होता है। तुझे अभी बहुत लंबी जिंदगी जीनी है बेटा। इतना कहकर मामी ने बेहद फुर्ती से लहसुन की माला मेरे गले में पहना दी और मुझे जोर से धक्का देते हुए भागने के लिए कहने लगी। सच तो ये था कि मैं उन्हें छोड़कर भागना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। मैं अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। कुछ देर बाद मेरे कानों में मामी की एक दिल दहला देने वाली चीख टकराई और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह जब मेरी आँख खोली तो मैंने वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा पाई। राजन मर चुका था और मामी की लाश भी बहुत बुरी अवस्था में मिली। राजन का शव उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। मेरे माता पिता मुझे वहां से ले गए। कुछ महीनों बाद मैं गांव को छोड़कर शहर बस गया, मगर आज भी जब वो घटना मुझे याद आती है तो मेरे डर की वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।